वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब वॉर्स होते हैं तो वो हर लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं, और वॉर्स के होने का एक नया डोमेन खुल चुका है, दैट इज साइबर वॉरफेयर। इस समय जब रशिया और यूक्रेन वॉर की कंडीशन में है तो दोनों ही ओर से साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं एक दूसरे की फैसिलिटीज के ऊपर, एंड ऑब्वियसली जो यूक्रेन है वो ज्यादा वल्नरेबल है। कई सारे यूक्रेनियन कंप्यूटर्स और वेबसाइट्स ने साइबर अटैक फेस किया एक डिस्ट्रक्टिव डेटा वाइपर मालवेयर से। जब रशिया ने अपने मिलिट्री असॉल्ट को शुरू किया उसके थोड़े ही पहले यूक्रेन का जो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है वो भी इससे हिट हुआ। इसे हिट किया गया DDoS के माध्यम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के माध्यम से। अब ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें होता यह है कि जो DDoS का अटैक होता है उसमें किसी वेबसाइट को कई सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट से फ्लड कर दिया जाता है। इससे वो वेबसाइट पैरालाइज या क्रैश हो जाती है। साइट्स पर इतनी ज्यादा क्वेरीज की बॉम्बार्डमेंट कर दी जाती है कि वेबसाइट समझ ही नहीं पाती कि ये क्वेरीज जेन्युइन है या फिर जो जेन्युइन लोग, मतलब ये फेक है या फिर जेन्युइन लोगों के द्वारा ये क्वेरीज की जा रही हैं। और ऐसे अटैक्स को करने के लिए बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरा क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को भी कई बार डिसेबल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में इतनी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट की जाती है सर्वर्स के ऊपर कि वो उसे हैंडल ही नहीं कर पाते। हर्मेटिक वाइपर, जिसे डाटा वाइपर के नाम से भी पुकारा जाता है, एक प्रकार का मालवेयर है जो किसी भी सिस्टम में जिसे इससे इन्फेक्ट किया जाए उसके पूरे डेटा को इरेज कर देता है। ये काफी खतरनाक है क्योंकि एक बार इसने डेटा इरेज कर दिया तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। ये बाकी मालवेयर से डिफरेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये डेटा चुराता नहीं, पूरी तरीके से उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डेटा को चुराने की कोशिश करता ही नहीं, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। मालवेयर जब भी डेटा को इरेज करता है तो रिकवरी टूल्स को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसीलिए इसका काफी वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो रीसेंट अटैक यूक्रेन की फैसिलिटीज पर हुआ वो हर्मेटिक वाइपर से हुआ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मालवेयर से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो आप तैयार रहिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS विशाखापट्टनम के बारे में है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने डेडिकेट किया INS विशाखापट्टनम को देश के लिए। विशाखापट्टनम ये नाम है भारत की पहले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप का, जिसे तैयार किया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत। मतलब ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनने वाला पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। इसे डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने और बनाया है मैज़ोगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। जो क्रू है शिप का, उसका मोटो है यशो लाभश्व, यानी कि ग्लोरी को अटेन करें। फीचर्स ये हैं कि ये काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, गाइडेड डिस्ट्रॉयर है। वर्तमान में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया गया है और 75% कंटेंट इंडिजिनियस है। सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी रखता है INS विशाखापट्टनम। पावरफुल कंबाइंड गैस प्रपल्शन इंजन है जो इसे 30 नॉट तक की स्पीड देता है।
ये इक्विप्ड है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर में लड़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब के बारे में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच और यूक्रेन के एम्बेसडर ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हैं, उन्होंने रशिया के ऊपर आरोप लगाया है कि जो रशिया है वो क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है इस ऑनगोइंग वॉर में, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हुआ ये है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो डिसएडवांटेज की कंडीशन में है। रशियन सोल्जर्स कीव की ओर एडवांस कर रहे हैं, वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई एक देश दूसरे पे अटैक करता है तो वो सिविलियन पॉपुलेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब आप सिविलियंस को मारना शुरू कर देते हैं तो एक मोरल प्रेशर बनने लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। हर देश इस चीज से बचता है, लेकिन चूंकि वहां की सिविलियन पॉपुलेशन ने अब हथियार उठा लिए हैं तो रशिया भी इस बात को लेकर बहुत एग्रेसिव हो गया है और वो अब कई सारी जगहों पर सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें अवॉइड नहीं कर रहे हैं। क्लस्टर म्यूनिशन इसी का एक उदाहरण है। जब भी वेपन्स फायर किए जाते हैं तो उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट स्ट्रेटजिक हो सकता है और उसे हिट किया जाता है, लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन ऐसा नहीं करता। ये नॉन प्रेसिशन वेपन्स होते हैं जो या तो किसी को इंजर या जान से मारने के लिए होते हैं। यहां पर इनडिस्क्रिमिनेट वे में अटैक किया जाता है, किसी टारगेट को हिट नहीं किया जाता, बल्कि एक बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए मल्टीपल नंबर में जो बॉम्ब्स हैं उन्हें गिरा दिया जाता है। यूजुअली ऐसा कई सारी व्हीकल्स, रनवे, रेलवे या ट्रांसमिशन लाइन के इंफ्रा को बर्बाद करने के लिए किया जाता है, लेकिन चूंकि ये इनडिस्क्रिमिनेट होता है तो इसमें सिविलियन पॉपुलेशन की भी जान जाती है। इसे किसी एयरक्राफ्ट से या फिर फ्लाइट से गिराया जा सकता है, स्कैटर किया जाता है बेसिकली, बिकॉज इसमें कई सारे बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें क्लस्टर में गिराया जाता है एक साथ। ये कई बार तो एक्सप्लोड होते हैं, तो एक्सप्लोड होंगे तो जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें जान से मार देंगे। कई बार क्या होता है कि एक्सप्लोड नहीं होते और लाइव पड़े रहते हैं, जिंदा वहां पे पड़े रहते हैं। वॉर खत्म होने के बाद भी ये कभी कभी एक्सप्लोड होते रहते हैं, तो उसके बाद भी इनसे खतरा बना रहता है। तो ये तो मामला हुआ क्लस्टर बॉम्बिंग का, जिसमें सिविलियंस भी हिट होते हैं। दूसरा है मामला वैक्यूम बॉम्ब का। वैक्यूम बॉम्ब को एरोसॉल बॉम्ब, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स या थर्मोबैरिक वेपन्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खास बात यह होती है कि ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और उसके बाद उसी का इस्तेमाल करके एक हाई टेम्परेचर ब्लास्ट करते हैं। और जब ये ब्लास्ट करते हैं तो कन्वेंशनल बॉम्ब की तुलना में इनके ब्लास्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और जिस एरिया को ये हिट करते हैं लगभग 300 मीटर के एरिया में बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर देते हैं। वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि ह्यूमन बॉडी इवेपोरेट हो जाए। इसे रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है या एयरक्राफ्ट से भी ड्रॉप किया जा सकता है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जब एक्सप्लोजन होता है तो बेसिकली बॉम्ब का जो फ्यूल कंटेनर होता है वो फट जाता है और एक फ्यूल का क्लाउड तैयार हो जाता है जिसमें कुछ मेटल पार्टिकल्स भी होते हैं। एक बड़े एरिया में वो फैल जाते हैं। फिर जब दूसरा एक्सप्लोजन होता है तो वो इन मेटल पार्टिकल्स और फ्यूल के क्लाउड को इग्नाइट कर देता है, जला देता है, जिसके बाद एक आग का बहुत बड़ा जाइंट बॉल तैयार होता है और वो एक बहुत बड़ा विस्फोट का रूप ले लेता है। इससे इंटेंस ब्लास्ट वेव्स भी निकलती हैं और वो इतनी इंटेंस होती हैं कि ह्यूमन बॉडी को इवेपोरेट कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल को लेकर अभी तक वैसे कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ तो होता ही है, या वॉर में जो एथिक्स ऑप्ट की जानी चाहिए उसके खिलाफ होता है, जैसे सिविलियन पॉपुलेशन को अवॉइड करना और इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ना करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के इस वॉरफेयर में इन सब चीजों का ध्यान तो कतई नहीं रखा जा रहा है। रूस निश्चित तौर पर इस वॉर को हर हालत में जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और यूक्रेन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लड़ता जा रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है। क्या क्लस्टर और थर्मोबैरिक वेपन्स इलीगल है? क्लस्टर म्यूनिशंस, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, ये जो है इसके तहत इस रेगुलेट किए जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे 2008 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें प्रोहिबिट किया गया है यूज, ट्रांसफर, प्रोडक्शन या स्टॉक पाइलिंग क्लस्टर बॉम्ब की। कुल मिलाकर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल वॉर्स में नहीं किया जा सकता। वर्तमान में 110 स्टेट्स इसका हिस्सा हैं। 13 इस कन्वेंशन की पार्टीज हैं, हालांकि उन्होंने अभी इसे रेटिफाई नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, ना तो रशिया और ना ही यूक्रेन इस कन्वेंशन और क्लस्टर म्यूनिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने इसको साइन नहीं किया है। थर्मोबारिक वेपन्स की बात करें तो इसकी प्रोहिबिशन के संबंध में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ अगर किया जाता है, जहां पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब भी टारगेट हो जाते हैं, तो जो हेग कन्वेंशन है 1899 का और 1907 का, वो जरूर इसका उल्लंघन कर देगा।
ये सारी बातें क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में है, जिसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के नाम से भी पुकारा जाता है। आप इसे DAP कह लीजिए या फिर DPP कह लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ऑफर किए हैं 4 प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री के, जो भी इंडस्ट्रीज हैं इस फील्ड में, उनके लिए फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए हैं मेक 1 कैटेगरी में। मेक 1 कैटेगरी के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें 70% फंडिंग जो होती है वो सरकार देती है, और डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर्स हैं 2020, उन्हीं के आधार पर यह फंडिंग की जा रही है। उसी में मेक 1 कैटेगरी का भी प्रावधान है, जहां पर कहा गया है कि 70% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सरकार है वो करेगी, नॉट नेसेसरली स्टेट गवर्नमेंट। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2002 में की गई। ऑब्जेक्टिव यही था कि आर्मी या फिर नेवी, एयरफोर्स के लिए जो भी हथियार खरीदे जाने हैं, उनका प्रोक्योरमेंट बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो, टाइमली हो, मिलिट्री हार्डवेयर आर्म फोर्सेस को समय से मिल जाए और सिस्टमैटिकली मिल जाए। उसी उद्देश्य से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की शुरुआत की गई। इसमें समय समय पर सुधार होते रहते हैं। एक बार इसे 2016 में सुधारा गया और इसके बाद इसे 2020 में भी अगेन सुधारा गया। 2016 में जब इसे सुधारा गया तो फोकस इस बात पे किया गया कि हम इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस को अचीव करें। 2020 में इसमें फिर से संशोधन किए गए। उसके क्या फीचर्स रहे? उसमें पहला फीचर ये रहा कि टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ऑप्ट किया जाए, समय से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें डिलीवर किया जाए। इसके लिए बनाई जा रही है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इनके पास जिम्मेदारी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करें और कोशिश करें कि एक्विजिशन का प्रोसेस ऑन टाइम हो, इसमें डिले या लेटेंसी ना आए। सर्टेन आइटम के इंपोर्ट पर बैन की भी बात की गई, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो। तो सरकार ऐसी लिस्ट को नोटिफाई कर सकती है जिसके बारे में कह दिया जाएगा कि आइटम्स बाहर से नहीं मंगाए जा सकते। तीसरा है रिवाइज्ड ऑफसेट गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के तहत यह कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही इंडिया में तैयार कर रहे हैं, उनकी तुलना में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो महज कुछ कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जो पूरा कंपोनेंट है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर कैटेगरी, मेक कैटेगरी का प्रावधान किया गया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मेक 1 कैटेगरी जो है, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट इनिशियल फंडिंग करेगी और इसमें 70% फंडिंग इनिशियल सरकार की ओर से होती है और अभी इसी के अंतर्गत ये 4 प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। मेक 2 कैटेगरी, इसमें इंडस्ट्रीज फंडिंग करते हैं। तीसरा है मेक 3 कैटेगरी। यहां पे ये कहा गया है कि कुछ मिलिट्री हार्डवेयर ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में डिजाइन और डेवलप नहीं किए जा सकते, लेकिन कोलैबोरेशन के बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पॉसिबल है, तो यहां पर फॉरेन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन को अलाउ किया जाएगा। तीसरा है, यहां पर देखिए, इंडियन वेंडर्स के लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। इंडियन IDDM कैटेगरी जो है, इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, मेक 1, मेक 2 और प्रोडक्शन एजेंसी इन डिजाइन डेवलपमेंट में जो भी इंडियन वेंडर्स हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग केवल वही कर पाएंगे, गिवन दैट कंपनी पर उनका कंट्रोल होना चाहिए और FDI 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल हंसा NG के बारे में है। NG का यहां पे मतलब है न्यू जनरेशन। हाल ही में हंसा NG, जो कि अपने प्रकार का पहला है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, हमने खुद ही बनाया है। ये एयरक्राफ्ट ट्रेनर है जिसने भी सी लेवल ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। क्या करेगा ये ट्रेन करेगा पायलट्स को। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अंडर में रहा ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। हंसा NG या फिर हंसा न्यू जनरेशन ये मोस्ट एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर है राइट नाउ। हंसा NG अपडेटेड वर्जन है हंसा का, जिसकी पहली फ्लाइट 1993 में देखी गई थी और सर्टिफाई किया गया था इसे सन 2000 में। हंसा NG को 2018 में अप्रूव किया गया और डेमोन्स्ट्रेट किया गया इसे कि हाँ, ये बढ़िया टेक्नोलॉजी का है और बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता है। एरो इंडिया 2019 में इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इंडियन फ्लाइंग क्लब की नीड को पूरा करता है, जहां पे इसका इस्तेमाल कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए किया जा सकता है। पायलट्स को ट्रेन करेंगे इसके थ्रू, फिर पता चल जाएगा कि वो कैपेबल है फ्लाइंग के लिए और उसके बाद उन्हें सर्टिफाई भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में है। जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि हमें एक हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल पर जाना चाहिए। होता क्या है कि जो CISF है, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो कंपनीज हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करें, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को,
या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम CISF को ये जिम्मेदारी दे दें कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रेन कर दें, और इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो इंडिया के इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोटेक्ट करें। CISF की बात करें तो एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से 1969 में इसे बनाया गया था और इसे आर्म फोर्सेस का दर्जा दे दिया गया 1983 में पार्लियामेंट के एक कानून के माध्यम से ही। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं, इस बात को याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। ये सिक्योरिटी देते हैं 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा ये सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली मेट्रो, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कई बार प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी सिक्योरिटी देते हैं कंसल्टेंसी के फॉर्म में। तो जो CISF है वो फायर प्रोटेक्शन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका की रोल होता है। इनके पास एक फायर विंग होती है जो डिजास्टर के केस में भी मदद किया करती है। बात करते हैं SLEENEX के बारे में। नाम से स्पष्ट है, SL से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेवल एक्सरसाइज 7 मार्च से 10 मार्च के बीच में विशाखापट्टनम में हो रहा है। ये 2 फेजेस में होगा। पहला होगा हार्बर फेज, ये विशाखापट्टनम में 7 से 8 मार्च में होगा, और दूसरा होगा सी फेज, ये 9 से 10 मार्च में होगा बे ऑफ बंगाल में। श्रीलंका की नेवी को रिप्रेजेंट करता है SLNS सयूरला, और इंडिया की ओर से है INS किच, गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है ये। इससे जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, इससे इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा मिलता है। SLEENEX यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज है, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, और जो हमारे PM का विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन यानी कि सागर, उसका भी हिस्सा है। एक्सरसाइजेस से पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था 2007 की एक्सरसाइज के ऊपर, दैट वाज हैंड इन हैंड 2007। ये एक एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग है, ज्वाइंट फॉर्म में हुई। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रहे, और किस देश के आर्मी के ऑफिसर्स इसमें शामिल रहे? ऑप्शंस चाइना, जापान, रशिया और USA थे। सही जवाब इसका चाइना था। तो मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में है। 5th एडिशन अभी हाल ही में इसका मालदीव्स में स्टार्ट हुआ। इसमें बेसिकली 3 देश इन्वॉल्व रहे, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल की ट्राइलैटरल मीटिंग रही मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे। इसे स्टार्ट किया गया था 2011 में। हालांकि 2014 से 19 के बीच में ये ऑपरेशनल नहीं रहा, और इसे 2020 में रिज्यूम किया गया, और अभी जो इसका एडिशन रहा, ये 5th एडिशन रहा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य होता है कि ये सभी देश आपस में बढ़िया तरीके से कोऑपरेट कर सकें। जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर खुद को कॉन्फिडेंट फील करें। इसके बेसिकली 4 पिलर्स रहे। वो 4 पिलर्स हैं मरीन सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी। सेक्रेटेरिएट इसका श्रीलंका के कोलंबो में है। बात करते हैं 5th कॉन्क्लेव की। 5th कॉन्क्लेव में इसमें 5 देश शामिल हुए, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और बांग्लादेश। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि ये ट्राइलैटरल मीटिंग रही। देखिए, बांग्लादेश और सिशलीज, इन्होंने ऑब्जर्वर के लेवल पे इस कॉन्क्लेव मीटिंग में हिस्सा लिया, मतलब इन्होंने ऑब्जर्वर की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या निकल के आया इस 5th एडिशन में? मॉरिशस को नया मेंबर बना लिया गया है। जो ऑब्जर्वर की तरह आया था, अब वो एक मेंबर बन चुका है। और यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि 4 पिलर्स हैं, तो एक और पिलर ऐड किया गया और अब हो चुके हैं 5 पिलर्स। जो 5वां पिलर है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये 5th पिलर बन चुका है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। हम कल है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन के बारे में है। अभी रशिया ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में वेस्टर्न कंट्रीज बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स डेवलप कर रहे हैं ताकि रशिया को डिफीट किया जा सके। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज का आरोप यह रहा कि रशिया इस प्रकार के आरोप लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर ताकि खुद बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सके और यह बहाना दे सके कि यूक्रेन इसकी तैयारी कर रहा था। इस मामले को लेकर जाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहां पर बात की गई। रशिया ये मांग कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन की जाए यूक्रेन के बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन के डेवलपमेंट को लेकर। इंडिया ने बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन में कही गई बात को ही दोहराया और यह कहा कि अगर इस बात पर शंका है कि यूक्रेन में ऐसा कुछ हो सकता है तो एक ट्रांसपेरेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसे रशिया के सपोर्ट के तौर पे भी देखा गया। बात करते हैं इस कन्वेंशन के बारे में, दैट इज बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट ने निगोशिएट किया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया 1972 में और ये फाइनली इन्फोर्स हुआ 1975 में। पर्पस तो बिल्कुल यही था कि किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन को प्रोहिबिट किया जाए, उसके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर या स्टॉक पाइलिंग को। बायोलॉजिकल वेपन में कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई हो सकता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता हो किसी कंट्री को हार्म करने को लेकर। इसे बड़े स्तर पर अगर फैला दिया जाए तो फिर लोग बीमार हो जाएंगे और सामने वाली कंट्री हो सकता है कि लड़ने की स्थिति में बचे ही ना। जो कोई स्टेट है जिसने इस वेपन कन्वेंशन को साइन किया, उसे इफेक्टिव होने के बाद 9 महीनों का समय मिलेगा कि अगर उसके पास कोई ऐसा एजेंट, टॉक्सिन है जो इस्तेमाल हो सकता है बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन में, तो वो उसे या तो खत्म कर दे या पीसफुल यूज में ले ले। वर्तमान में 183 कंट्रीज हैं जो इसकी पार्टी हैं, 4 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं। इंडिया भी इस कन्वेंशन की पार्टी है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 10 स्टेट्स जिन्होंने आज तक इसे ना तो साइन किया और ना ही रेटिफाई किया, उनमें शामिल हैं चाड, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इजराइल, किरिबती, माइक्रोनेशिया, नामीबिया, साउथ सुडान और तुवालू। ये एक मिलिट्री डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, मल्टीलैटरल, जहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कंप्लीट कैटेगरी को बैन करने की बात की गई है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कन्वेंशन। हालांकि नुकसान ये है कि इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है। दैट्स वाई जिसका जब मन में आता है इसे वायलेट कर लेता है। हर 5 साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कन्वेंशन में कही गई बातों को रिव्यू किया जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन ये कोई इफेक्टिव मेजर्स नहीं हो पाते हैं। 2016 में एक प्रश्न आया था OPCW के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के संबंध में आपके पास थे 3 प्रश्न। पहला तो ये था कि ये यूरोपियन यूनियन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संबंध नाटो और WHO से है। दूसरा कि ये केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है कि नए वेपन्स ना इमर्ज हों। तीसरा कि ये असिस्टेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है स्टेट को केमिकल वेपन के थ्रेट के अगेंस्ट में। ये स्टेटमेंट आपको वैसे भी अजीब लग रहा होगा कि यूरोपियन यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका संबंध नाटो से भी है, WHO से भी है। अब नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, WHO हेल्थ के लिए काम करता है, तो मतलब अजीब सा स्टेटमेंट है। देख के ही समझ में आ जा रहा है कि गलत होगा। अगर आपको नेचर पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दुविधा हो सकती है, नहीं तो आपको पता है कि नाटो एक अगर अलग प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है और WHO अलग तरीके से काम करता है, तो एक बॉडी दोनों से एसोसिएट होगी, तो ये तो गलत हो ही गया। दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सो बी विल बी द आंसर। व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में है, न्यूज में है। रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। रशिया हर कीमत पे इस युद्ध को जीतना चाहता है एंड दैट इज द रीजन कि अभी यूक्रेनियन पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि रशियन फोर्सेस ने फॉस्फोरस बॉम्ब का अटैक किया है। ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल वेपन है। इसका अटैक किया गया है लुगांस्क और डोनेस्क के रीजन में। कलेक्टिवली ईस्टर्न यूक्रेन में इसे डोनबास कहा जाता है। वहां पर यह हमला किया गया है। क्या है व्हाइट फॉस्फोरस? सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है। ये एक कलरलेस सफेद रंग का येलो और वैक्सी सॉलिड होता है। नेचुरली नहीं मिलता, बल्कि मैन्युफैक्चर करना पड़ता है फॉस्फेट की रॉक्स का इस्तेमाल करके। मतलब कि इसे लैब में बनाया जाता है एंड दैट्स व्हाई ये केमिकल वेपन की तरह यूज होता है। बहुत तेजी से जल जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ये रिएक्ट कर जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेता है। जैसे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर 10 से 15 डिग्री का भी टेम्परेचर इसको मिल गया तो आग लग जाएगी इसमें। काफी तेजी से ये एक कंबशन क्रिएट करेगा। जो कि इसका कंबस्टिबल नेचर है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चर और हैंडल करने को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं लगभग सभी देशों में। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये मिलिट्री और अन्य प्रकार के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स बनाने में, फूड एडिटिव्स में, क्लीनिंग कंपाउंड्स में, साफ सफाई करने वाली चीजों में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स और फायरवर्क में भी करते हैं। कई सारे देशों ने तो इसे बैन भी कर रखा है। अब एक सवाल मन में आता है कि ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, ये एक इंसेंडियरी प्रोडक्ट है या फिर कोई केमिकल वेपन? मतलब ये कुछ ऐसा है जिससे बहुत बड़े स्केल पे आग लगाई जा सकती है या फिर केमिकल की तरह इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि व्हाइट फॉस्फोरस को ना तो अभी तक इंसेंडियरी या फिर केमिकल वेपन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, ना तो इसे आग लगाने वाले और ना ही केमिकल वेपन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। दैट इज द रीजन कि इसका इस्तेमाल होता है।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करता है, बुलेट्स तैयार करता है, 3 शेड्यूल्स बनाता है केमिकल वेपन्स की, और उनमें कहीं पे भी व्हाइट फास्फोरस का जिक्र नहीं है। यूनाइटेड नेशंस यद्यपि इसे एक इंसेंडियरी केमिकल मानता है, मतलब इससे आग लगाई जा सकती है। और जो प्रोटोकॉल 3 है, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्रकार के वेपन्स को रोकने के लिए। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो केमिकल वेपन्स को बैन करता है ताकि उसका इस्तेमाल वॉर के दौरान ना हो, उसे समाप्त कर दिया जाए एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में जब भी ये केमिकल वेपन कन्वेंशन इंप्लीमेंट हो। 1997 से ये इफेक्टिव है। ये मैंडेटरी बना रहा है कि जिसके पास कुछ भी केमिकल वेपन्स हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। इवन जो राइट कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, जिन्हें कई बार आप टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं, वो उनके पास किस प्रकार के हैं उसका भी उन्हें डेटा देना पड़ता है। इंडिया ने इसे 1993 में साइन किया था और 2002 में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट ऑफ 2000 को पास किया गया। तो ये सारी बातें व्हाइट फास्फोरस और इससे संबंधित जानकारी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैन पैड्स के बारे में है। फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो के जो अलाइज हैं वो बहुत तेजी से यूक्रेन को मैन पैड सप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक नेक स्पीड कहा गया है। ब्रेक नेक स्पीड का मतलब होता है बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से सेंसिटिव आइटम्स जा रहे हैं। मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये शॉर्ट रेंज, बहुत ही हल्का, पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका एक दूसरा वेरिएंट होता है मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम। वो टैंक के लिए होता है, उससे टैंक उड़ाते हैं, इससे हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं मैन पैड्स से, जो अभी यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। मैन पैड्स को सोल्डर फायर्ड एंटीक्राफ्ट मिसाइल भी बोलते हैं। कंधे पर रख के फायर कर सकता है सोल्जर, या फिर ग्राउंड व्हीकल में किसी ट्राइपोर्ट से, स्टैंड से, हेलीकॉप्टर या बोट से भी। ये शील्ड ट्रूप्स इसका इस्तेमाल करते हैं एरियल अटैक से बचने के लिए। अगर कोई एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर काफी नीचे से उड़ रहा है तो उसको मार देते हैं। ये 10 से 20 केजी का होता है, 1.8 मीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। ये 8 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है और हाइट पर 4.5 किलोमीटर जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट का सिस्टम होता है, गाइडेंस सिस्टम होता है। आपने एक बार टारगेट को लॉक किया और फायर कर दिया, अब आप छोड़ दो, वो उस टारगेट के हीट सिस्टम को डिटेक्ट करेगा और हमला करेगा। इंफ्रारेड सीकर इसमें लगा होता है जिसके जरिए वो हीट रेडिएशन को कैप्चर करके अपने टारगेट को मारता है। मैन पैड्स, जो सबसे कॉमन इसका वेरिएंट है, उसे बनाता है यूएस। उसे बोलते हैं स्टिंजर मिसाइल। यूएसए ने इसे अफगानिस्तान में जो रशियन ट्रूप्स के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे उनको सप्लाई किया था, जिसका इस्तेमाल बाद में यूएसए के खिलाफ भी हुआ। स्टिंजर का रशियन वर्जन है इग्ला मैन पैड्स। स्वीडन जो बनाता है उसे कहते हैं आरबीएस 70 मैन पैड्स, और चाइना का वर्जन है FN6 मैन पैड्स, जो कि स्टिंजर की तरह ही है जो यूएसए बनाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कामिकाजे ड्रोन्स के बारे में है। यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो यूक्रेन को देने वाले हैं एक नया मिलिट्री एड जो कि होगा $800 मिलियन का, जिसमें यूक्रेन को दिए जाएंगे 800 एडिशनल स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो दिए गए हैं उसके इतर, 9000 एंटी टैंक वेपन्स और 100 टैक्टिकल ड्रोन्स जिनमें शामिल हैं कामिकाजे ड्रोन्स या फिर सुसाइड ड्रोन्स। इसीलिए ये कामिकाजे ड्रोन्स न्यूज में आए। ये स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, बिकॉज जब ये उड़ना शुरू करते हैं तो इनकी ब्लेड्स ऐसे उभर के आ जाती हैं, इसीलिए इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन्स कहा जाता है। ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, इनमें कोई बैठता नहीं। इनके पास होते हैं एक्सप्लोजिव। ध्यान दीजिएगा, ये ड्रोन्स सुसाइड ड्रोन्स कहे जाते हैं क्योंकि ये अपने टारगेट को हिट करके खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल ड्रोन्स कहा जाता है। इनके पास होते हैं एक्सप्लोजिव्स जिसको हिट करने के बाद ये ब्लास्ट कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन्स के पास होते हैं कैमरे, जिससे ये टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। ड्रोन्स रडार की चपेट में जल्दी नहीं आते, इसीलिए अपने टारगेट को आसानी से हिट कर पाते हैं। यूजुअली इन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, लेकिन बिना रिमोट कंट्रोल के भी इन्हें अगर टारगेट के साथ फीड कर दिया जाए तो ये फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से भी अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है? बहुत हल्का होता है, 5 से 5.5 पाउंड का। स्विच ब्लेड जो है इसे बैग में रखा जा सकता है और ये 7 मील तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये स्विच ब्लेड वही नाम है जो ब्लेड लाइक विंग्स है उसकी वजह से। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये एक मिसाइल से कैसे डिफरेंट है। अगर ये खुद जाके टारगेट को हिट करके ब्लास्ट हो जाता है तो सेम काम तो एक मिसाइल भी करती है, तो ये ड्रोन मिसाइल से कैसे डिफरेंट है? देखिए, ड्रोन मिसाइल से इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि ये टारगेट है, आपने एक बार मिसाइल छोड़ दी तो ये आके इसको हिट करेगा। अभी टारगेट मूव कर सकता है ना, आप अगर उसको ट्रैक कर पा रहे हैं तो थोड़ा मूव करके हिट कर सकते हैं, लेकिन मिस होने का चांस होता है। ये ड्रोन बड़ा खतरनाक सा है। यहां पे मान लीजिए टारगेट है, ये आके यहां रुक जाएगा
और ध्यान से उसको वॉच करेगा, देखेगा, मौके की तलाश करेगा जब वो टारगेट को अच्छे से हिट कर सके। ये 45 मिनट तक आराम से आसमान में लटका रहेगा इस इंतजार में कि कब वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये काम मिसाइल नहीं कर सकती, क्योंकि मिसाइल हिट हुई तो वो अपने टारगेट को मारेगी। लेकिन ये जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, इन्हें आप स्टे करवा सकते हैं और मौका मिलने पे हमला कर सकते हैं। इसीलिए ये कामिकाज़े ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आर्टिकल है वो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में है। रशिया ने ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है यूक्रेन में एक आर्म्स डिपॉट पे, जहां पे यूक्रेन के हथियार रखे गए थे। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स का ये पहला इस्तेमाल है किसी भी कॉम्बैट में, किसी भी युद्ध में हाइपरसोनिक का फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया है, जिसे ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया गया है। रशिया का ये जो न्यू किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, यहाँ पे किंजल का मतलब होता है डैगर, डैगर का मतलब होता है एक दो धार वाला चाकू। आप इस मिसाइल को देखिए, आपको लगेगा कि ये दो धार वाला चाकू है, दैट्स वाई इसका नाम किंजल या डैगर रखा गया है। ये न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब एटॉमिक वेपन्स कैरी कर सकता है। हाइपरसोनिक है, आपको पता है कि सोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से 5 गुने से ज्यादा होती है, और इस केस में किंजल की स्पीड साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा है। इतनी स्पीड से अगर कोई मिसाइल जाती है तो जो कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसे ट्रैक नहीं कर पाता, उसे खूब आराम से ब्रीच करके अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ही ज्यादा लीथल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जो मिसाइल की रेंज होती है वो 1500 से 2000 किलोमीटर की होती है अप्रॉक्स, और ये न्यूक्लियर पेलोड या फिर कन्वेंशनल पेलोड 480 केजी का कैरी कर सकते हैं। हाइपरसोनिक वेपन की बात करें तो ये बहुत ही तेज, नीचे उड़ने वाले और बहुत हाई मैन्यूवरिंग वाले वेपन्स होते हैं। मैन्यूवरिंग का मतलब ये होता है कि आप इनके उड़ने के दौरान इनकी दिशा को बदल सकते हैं, इससे इन्हें ट्रैक करना या हिट करना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही तेजी से और खतरनाक तरीके से किसी भी डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हुए टारगेट हिट कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स, जहां पर उनका एक सर्टेन पाथवे होता है, इसीलिए वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं काउंटर करने को लेकर। हाइपरसोनिक वेपन्स कोई प्री डिटरमाइंड पाथ लेके नहीं चलते, बल्कि उनकी डेस्टिनेशन के हिसाब से उनको रास्ते में भी दूसरा रास्ता दिया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई ये ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। एक तो स्पीड और दूसरा मैन्यूवरिंग, कौन सामना कर पाएगा ऐसे मिसाइल्स का। जो टर्म हाइपरसोनिक है उसका मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुनी ज्यादा की स्पीड से है। 760 माइल्स की स्पीड होती है, 12-20 किलोमीटर की अप्रॉक्स। इस लिहाज से ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ये 3800 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्लाई करते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज लेमिथिया 2022 के बारे में है। ये एक्सरसाइज इंडिया और सिशलीज के बीच में होती है। सिशलीज की लोकेशन देखिए, ये अफ्रीका, ये है सोमालिया, ये है कीनिया, और यहां पर आपको मिलता है सिशलीज। ठीक है, ये ऐसे कई सारे आइलैंड्स में ये पूरी कंट्री है। ठीक है, ये जो बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है ये 2001 से ही हो रहा है, 2 साल में एक बार होता है। 10 दिनों की ये लॉन्ग एक्सरसाइज होती है, जहां पे फील्ड ट्रेनिंग, कॉम्बैट डिस्कशन, लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और भी कई सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। एक्सरसाइज लिमिथिया ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जरिए इंडियन ओशन रीजन में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको लेकर इंडिया और सिशलीज एक साथ मिलकर काम करते हैं। सिशलीज एक आर्कियोलॉजिक आइलैंड कंट्री है जहां पे 115 आइलैंड्स हैं जो मिलकर इस देश को बनाते हैं। ये सोमाली सी जो है, जो सोमालिया के नजदीक में है, उसके ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस शिवाजी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अभी हाल ही में आईएनएस शिवाजी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है इन द फील्ड ऑफ मरीन इंजीनियरिंग। आपको नाम से लग नहीं रहा होगा ना कि कोई कॉलेज है, एक्चुअली में एक कैंपस है जहां पर कॉलेज सिचुएटेड है। आईएनएस शिवाजी इंडियन नेवल स्टेशन है, बेसिकली ये लोनावला में है, महाराष्ट्र में, और यहीं पर नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है। तो इसे ही अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर जो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें एजुकेट और ट्रेन किया जाता है। 3 प्रीमियर ट्रेनिंग एंटिटीज है यहाँ पे। एक तो है सेंटर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग, और तीसरा है स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस। जो नेवल स्टेशन है इसे फरवरी 1945 में बनाया गया था। आईएनएस शिवाजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मरीन इंजीनियरिंग का कॉलेज है पूरा, इसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। काफी ब्रॉड तरीके से इसको काम दिए गए हैं, जिसमें शामिल है कि ये एक नीशे टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन तैयार करें, नेवल एप्लीकेशंस को लेकर क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। बड़ा गोल ये है कि स्किल्स को इंप्रूव करना है जो हमारे पर्सनल्स इंडियन नेवी के हैं या फिर फ्रेंडली फॉरेन नेवीज के हैं, इस पूरे इकोसिस्टम को इनको स्किल करना होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुस्लिक एक्सरसाइज के बारे में है। इसका 3rd एडिशन अभी हुआ। ये जो एक्सरसाइज है वो इस बार हो रही है उज्बेकिस्तान में, यंगयारिक में। इसके पहले ये जो एक्सरसाइज थी ये इंडिया में हुई थी। 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में एक्सरसाइज हो रही है। ये 3रा एडिशन है।
इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टेरर को कैसे रोका जाए सेमी अर्बन टेरेन में। यूनाइटेड नेशंस का जो मैंडेट है उसका इस्तेमाल करके इंडिया की ओर से जो ग्रेनेडियर्स बटालियन है वो इसमें शामिल हुई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बटालियन है इंडियन आर्मी की जो इसका हिस्सा है राइट नाउ। जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें फोकस किया जाएगा कि जो टेक्निकल लेवल ड्रिल्स हैं दोनों देशों की उनको एक दूसरे को बताएं, अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बेटर करें। इसके पहले वाला एडिशन मार्च 21 में हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में, तो अभी उनके यहाँ हो रहा है। दो एक्सरसाइज और है जो हम करते हैं इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, जैसे कि एक्सरसाइज काजिंद है, ये इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है। एक्सरसाइज खंजर है जो कि इंडिया और किर्गिस्तान की जो आर्मीज हैं उनके बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अहीर रेजिमेंट के बारे में है। अहीर रेजिमेंट के फॉर्म में एक फुल फ्लेज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की मांग चल रही है अहीर कम्युनिटी के द्वारा, जिन्हें यादव कम्युनिटी के साइनोनिमस तौर पे भी देखा जाता है, और पॉलिटिशियंस कई सारे इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। अहीर कम्युनिटी नेशनल लाइमलाइट में तब आई थी जब उनकी ब्रेवरी की कहानियां लोगों तक पहुंची, जब अहीर ट्रूप्स ने जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे उन्होंने बैटल ऑफ रेजांगला जो 1962 में इंडो चाइना वार के दौरान हुआ उसमें चाइनीज आर्मी को सबक सिखाया और उनका डटकर सामना किया। मोस्ट ऑफ द सोल्जर जो सी कंपनी से बिलोंग करते थे, ये 13 बटालियन थी कुमायूं रेजिमेंट की, जिनमें ज्यादातर सैनिक अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट पूरे ही अहीर कम्युनिटी के सिपाही थे। उन्होंने यद्यपि अपनी जान गंवाई, वो शहीद हुए, लेकिन जो चाइनीज फोर्सेस चुशुल की ओर एडवांस कर रही थी उसे उन्होंने रोक दिया। तो उनकी इस ब्रेवरी के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। जो अहिरवाल रीजन है उसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव का रीजन हरियाणा का शामिल है। इसी रीजन से बिलोंग करते थे राव तुलाराम जी, जो कि अहीर कम्युनिटी के लिए हीरो हैं 1857 के रिवोल्ट में। ट्रेडिशनली ये कम्युनिटी इंडियन आर्मी को ब्रेव सोल्जर्स देती रही है। अहीर कम्युनिटी की हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन आर्मी में इन्हें कई सारे सेगमेंट्स में रिक्रूट किया जाता रहा, जैसे कि फिक्स्ड क्लास रेजिमेंट जिसमें कुमाऊं, जाट या राजपूत रेजिमेंट्स हैं, उनमें भी अहीर कम्युनिटी के सोल्जर्स शामिल रहे। फर्दर मिक्स्ड क्लास रेजिमेंट जिसमें सभी कास्ट के लोग शामिल किए जाते हैं, जैसे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स या फिर पैराशूट रेजिमेंट, इनमें भी अहीर कम्युनिटी के लोगों का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। फर्दर कुछ कॉप्स जैसे कि आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स या फिर आर्मी सर्विस कॉप्स, उसमें भी अहीर कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा से ही रहा है। अहीर कम्युनिटी इनिशियली साइजेबल नंबर में इंडियन आर्मी के 19 हैदराबाद रेजिमेंट में शामिल होती थी, जिसे बाद में नाम बदलकर कुमायूं रेजिमेंट बना दिया गया। 1930 में कुमायूं रेजिमेंट के भीतर कई सारी कंपनीज बनाई जाने लगी और उनमें एक कंपनी अहीर्स की भी होती थी। मतलब कुमायूंस जो कुमाऊनीज हैं, जाट्स हैं, अहीर्स हैं, मिक्स्ड क्लास अलग अलग कंपनीज बनती थी। तो मतलब एक जो कंपनी है वो अहीर्स की भी बनती थी। 1945 में इस जो रेजिमेंट है उसका नाम बदल के 19 कुमायूं रख दिया गया। इंडिया के आज़ादी के बाद इसका नाम कुमायूं रेजिमेंट बन गया। 13th बटालियन जो कुमायूं रेजिमेंट की थी, रेजांगला में ब्रेवरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। 1948 में जो कुमाऊनीज और अहीर्स थे उन्हें इक्वल प्रपोर्शन में इस रेजिमेंट में शामिल किया गया। 1960 में जो 2 कुमायूं था और 6 कुमायूं, इन दोनों के अहीर सोल्जर्स को इकट्ठा करके 13 कुमायूं में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद 13 कुमायूं एक प्योर अहीर बटालियन बन गई कुमायूं रेजिमेंट की, जिन्होंने चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया था। तो ये तो आपने अहीर रेजिमेंट के डिमांड और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस वसुरा के बारे में है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर ग्रांट दिया है नेवी का जो प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसे, जिसका नाम है आईएनएस वसुरा। ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से ट्रेनिंग देता है जो पर्सनल्स हैं उन्हें। प्रेसिडेंट कलर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक रिकॉग्निशन होता है जो किसी भी एंटिटी को उसकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है, ना केवल पीस टाइम में बल्कि वॉर टाइम में भी। आईएनएस वसुरा प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गुजरात के जामनगर में। ये ऑफिसर्स को ट्रेन करता है कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज है उन्हें कैसे मेंटेन किया जाए, वॉरशिप के ऊपर भी, जब वो बोर्डिंग में हो तब, और बाकी कंडीशंस में भी। नेवी को सबसे पहले ये रिकॉग्निशन दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 27 मई 1951 को। ये जो आईएनएस वसुरा है इसे 30 एकड़ के एरिया में 1942 में टॉर्पीडो स्कूल के तौर पे शुरू किया गया था, और अभी तो ये काफी बड़े एरिया में स्प्रेड हो चुका है, 600 एकड़ के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ये एक रजिस्टर है जिसमें होगी कुछ जानकारी। कैसी जानकारी होगी? इस रजिस्टर को अभी लॉन्च किया जा रहा है दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र के लाइसेंस सर्विस एरिया में, जहां पर टेलीकॉम सर्विसेज दी जाती हैं। जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है या रजिस्ट्री है, तो इसमें कुछ जानकारी होगी। वो जानकारी किसकी होगी? ये जानकारी होगी मोबाइल के IMEI नंबर की, जो 15 डिजिट का एक नंबर होता है, जो हर मोबाइल का होता है।
आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर जानना है तो *#06# डायल कर दीजिए, आपके मोबाइल का IMEI नंबर निकल के आ जाएगा। इसके माध्यम से बेसिकली जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं और जो मोबाइल का IMEI नंबर होता है उसका पूरा एक कंबाइंड डेटाबेस तैयार कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक मोबाइल में से सिम बदल भी दे लेकिन उसका IMEI नंबर ब्लैकलिस्टेड है तो वो किसी भी सिम के नेटवर्क को यूज नहीं कर पाएगा, मतलब मोबाइल डेड हो जाएगा। इसके माध्यम से जो मोबाइल की चोरी होती है, आपका फोन किसी ने चुरा लिया, उसका वो मिसयूज कर सकता है। इन दैट केस आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने मोबाइल के IMEI नंबर के साथ और उस IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस फोन को यूज नहीं कर पाएगा, वो डेड हो जाएगा। मोबाइल फोन की थेफ्ट इससे डिस्करेज होगी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट सर्व होंगे और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को ट्रैक करने में भी आसानी होगी। CEIR प्रोजेक्ट जो है वो फोन की ब्लॉकिंग एंड ट्रेसिंग में हेल्प करेगा। इससे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं पर्टिकुलर एरिया के, उनको ये डेटा मिल जाएगा कि कौन सा IMEI नंबर है जो कि चोरी हो चुका है। लोग भी IMEI नंबर को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनका फोन चोरी हो गया तो। मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम होगा, सभी स्टेक होल्डर लिमिटेड रोल के साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर और मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स। यहां पर 3 लिस्ट बनाई जाएगी। एक होगी व्हाइट लिस्ट, इसमें आप जैसे अच्छे लोगों का IMEI नंबर होगा जो रन कर रहा है। दूसरी होगी ग्रे लिस्ट, ऐसे फोन के IMEI नंबर जिन्हें ट्रेस करना है, वो संदिग्ध हैं। और ब्लैक लिस्ट, जिनके फोन्स को बंद कर देना है, जिन्हें यूज ना किया जा सके, जो चोरी हो चुके हैं या जिनके मिसयूज की संभावना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MRSAM मिसाइल्स के बारे में है। DRDO ने अभी हाल ही में 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। आर्मी वर्जन है बेसिकली ये, इसका नेवी और एयरफोर्स वर्जन भी होता है। फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से हवा में अटैक करेगा। इसे टेस्ट किया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कोस्ट के बाहर से। इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है चंडीपुर, वहां से। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए डेवलप किया गया है DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों के द्वारा मिलकर। पर्पस ये है कि एयर डिफेंस किया जाए किसी भी एरियल थ्रेट को लेकर। कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, अनगाइडेड म्यूनिशन या क्रूज मिसाइल्स हैं, तो उनके ऊपर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। MRSAM जो है इसमें मल्टी फंक्शन रडार होता है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है और जो अदर व्हीकल्स होती हैं, मतलब रडार के माध्यम से अपने टारगेट को ये आइडेंटिफाई करता है, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही वर्जन अवेलेबल होता है। प्रॉपर मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो रडार का इस्तेमाल करके टारगेट को न केवल आइडेंटिफाई करता है बल्कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन देता है कि कहां पर हिट करना है। यह 4.5 मीटर लंबा है और इसका वेट अराउंड 275 kg है। 2 मैक की स्पीड अवेल कर सकता है जो कि साउंड की स्पीड का दुगना होता है और मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में हिट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है 70 किलोमीटर की रेंज में। क्या इस नेचर के प्रश्न आते हैं जो डिफेंस के इक्विपमेंट एंड ऑल है उसके बारे में? बिल्कुल आते हैं। देखिए 2008 का प्रीलिम्स का प्रश्न है, सीधा सा सवाल पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच, किससे हमने ये डिफेंस सिस्टम खरीदा? सो द करेक्ट आंसर वाज इजराइल। ए वाज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में है। वैसे तो बिल्स एंड ऑल पे क्वेश्चंस तब आते हैं जब ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बट अभी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, इसलिए इस पे बात करते हैं। इस बिल के माध्यम से पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत वो कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज कर सकते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स जिनमें रेटिना और इरिस स्कैन भी शामिल है। एंड दैट इज द रीजन कि इसका काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है। सिमिलरली ये प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 को भी रिपील करेगा, क्योंकि प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 ये बोलता है कि पुलिस अथॉरिटीज के पास केवल जो फिंगरप्रिंट है या फुटप्रिंट है उसे ही रिकॉर्ड करने की अथॉरिटी होगी, और अब उन्हें बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जा रही है, तो इस एक्ट को भी रिपील कर दिया जाएगा। लिमिटेड कैटेगरी ऑफ प्रिजन से इस प्रकार के बॉडी मेजरमेंट्स को लेकर अथॉरिटीज दी जाएगी। बॉडी मेजरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, उसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अथॉरिटीज हैं या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने का अधिकार होगा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कन्विक्ट है, जिसके ऊपर आरोप है क्रिमिनल मैटर्स में, उनको आइडेंटिफाई या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ पर जो बिल है वो पुलिस को ऑथोराइज करता है कि वो सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और जो अदर बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके सेक्शन 53 और 53A का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट है, आरोपी है या अरेस्ट किया गया है या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हुआ है, उसे मेजरमेंट प्रोवाइड करवाना होगा पुलिस ऑफिसर या प्रिजन ऑफिशियल्स को। स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट आखिर लेगा कौन। अब यहां पर देखिए
अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मेजरमेंट को देने से इनकार करता है तो उसे सेक्शन 186 के तहत ऑफेंस की श्रेणी में डाला जाएगा। अब यहां पे जो बिल है वो मेजरमेंट का मतलब भी बताता है। मेजरमेंट का मतलब होगा फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, इरिस और रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स और उसका एनालिसिस, ये सब मेजरमेंट के तहत आएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास अथॉरिटी होगी ये पूरा डेटा कलेक्ट करके आवश्यकता पड़ने पर उसे कंसर्न अथॉरिटीज को सौंपना। मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होंगे, किसी भी व्यक्ति को ये आदेश दे सकते हैं कि आप अपना मेजरमेंट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को दीजिए, क्योंकि ये केस के लिए जरूरी है। इसलिए ये बिल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल के बारे में है, मतलब एक ऐसी व्हीकल जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस कर सके और वो टफ टेरेन में भी चलने के काबिल हो। इंडियन आर्मी ने भी एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया है कि उन्हें आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल सप्लाई की जाए, जिसका इस्तेमाल या जिसे वो डिप्लॉय करना चाहते हैं लद्दाख और कच्छ के एरिया में। क्या है ये? देखिए, इस व्हीकल में बेसिकली 2 कैबिन्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ट्रैक पैड पे चलता है, एम्फीबियस कैरियर है, मतलब जो स्वैम्प वाला इलाका है, चाहे बर्फ का इलाका हो, वहां पर भी ये चलने में काबिल होता है। इसका डिजाइन काफी स्पेशल होता है, चूंकि ये ट्रैक पे चलता है तो जो ये प्रेशर, ग्राउंड प्रेशर क्रिएट करता है बहुत लो होता है। एंड दैट इज द रीजन कि सॉइल या फिर जो मार्शी एरिया है, डेजर्ट का है एरिया, श्लस का, स्नो का, वहां पे भी ये चल लेता है। पुल एंड पुश लोकोमोशन इसमें होता है, जिसके बेसिस पे ये आसानी से इस प्रकार के एरियाज में चलने में कैपेबल होता है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन ये कैबिन्स प्रोवाइड करवाते हैं उन सभी ट्रूप्स को जो इसके भीतर बैठे होते हैं, स्मॉल आर्म फायर से लेकर, मतलब जो छोटे छोटे हथियार हैं उनको लेकर। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा तो मतलब व्हीकल फिर कैसे बचा पाएगी, लेकिन छोटे हमलों को ये प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एक ओवरऑल स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन देना। ये देखिए उन जगहों पे भी जाने में कैपेबल होती है जहां पर व्हील्ड व्हीकल्स नहीं जा सकते। जैसे अगर जो बर्फ है या फिर जो स्नो है वो बहुत गहरा है, स्लस है, मासी टेरेन है, तो वहां पे व्हीकल के पहिए धंस जाएंगे, काम नहीं बन पाएगा। लेकिन ये आसानी से वहां पे जा सकता है। इस व्हीकल का इस्तेमाल हम ट्रूप्स को आसानी से मूव करने में कर सकते हैं। स्नो बाउंड टेरेन में या मार्सी सैंडी इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लद्दाख में और रन ऑफ कच्छ के एरिया में इसकी यूटिलिटी इस संदर्भ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीआरडीओ के कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम के बारे में है। आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज में एक सीन बड़ा कॉमन सा देखा होगा, जहां पे या तो सिक्योरिटी पर्सनल्स या हमारे हीरो एंड विलेंस, ये लोग दीवार के पीछे छुपकर गोलियां चलाया करते हैं। अब दीवार कुछ इस प्रकार के कॉर्नर से हो सकती है, ठीक है। अब जो पर्सन है वो यहां पर खड़े हैं और दूसरा पर्सन यहां पे खड़ा है। अब इनको हल्का सा आगे निकल के फिर इस पर्सन के ऊपर फायर करना होता है, लेकिन ये जैसे ही अपना सिर बाहर निकालते हैं इधर से गोली चल जाती है। बड़े खतरे वाली सिचुएशन बनी रहती है, मतलब सीधा सिर में गोली लगने का खतरा होता है, बिकॉज आपको फायर करने के लिए अपने सिर को इस दीवार के बाहर निकालना होगा। क्या हो कि हमारे पास एक ऐसी गन हो जिसमें इस कॉर्नर से हमें अपने बॉडी पार्ट को बाहर निकालना ही ना पड़े, बल्कि जो गन है वो खुद ही हमें देखकर बता दे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल लेके कि टारगेट यहां पर किस तरीके से छिपा हुआ है। बिल्कुल यही वो गन है जिसे कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम कहा जा रहा है। ये गन 90 डिग्री का एंगल ले सकती है। यहां पर एक डिस्प्ले लगा होता है, यहां पे देखिए तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एक कॉर्नर है 90 डिग्री का। अब यहां पर इस गन को कुछ इस तरीके से लगाया गया है, फायर यहां से होगा। यहां पर एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें ये पर्सन देख सकते हैं कि इस तरफ कौन किस स्थिति में है, और बाकी इसे हैंडल करने का जो भी मैकेनिज्म है वो 90 डिग्री के इस तरफ है जिस तरफ पर्सनल ये खड़े हुए हैं। इन दैट केस इस पर्सन को बिना इस 90 डिग्री के एंगल को क्रॉस किए शूट करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है, तो वो एक सेफ फायरिंग कर सकते हैं, खुद को बचाते हुए जो भी दुश्मन है उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। काफी यूनिक सा हथियार है। इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई विल से पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है बल्कि एडवांस स्टेज में है। एक बार ये तैयार हो जाए तो इसे सीआरपीएफ को और जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, अर्बन टेरेन में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। CSWS ये स्पेशल पर्पस वेपन है जिसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो पुणे में है उन्होंने डेवलप किया है। ये टारगेट को एंगेज कर सकता है बिना बेंड हुए वीडियो को कैप्चर करने के माध्यम से, तो ये अर्बन और क्लोज क्वार्टर सिचुएशन में काफी ज्यादा बढ़िया साबित होता है। इसमें वेपन, कैमरा, लेजर, इंफ्रारेड, इल्यूमिनेटर, टॉर्च जो कि फ्रंट पोर्शन में होता है, ये सब लगा होता है। जो डिस्प्ले है इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी स्विवेलिंग मैकेनिज्म जो है ये रियर पोर्शन में, पीछे वाले हिस्से में होता है, मतलब इस वाले हिस्से में ये सारी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल इस पर्सनल को करना है। बाकी जो अटैक या डिस्प्ले का मैकेनिज्म है वो इधर है, तो इसके माध्यम से अटैक करना आसान होगा। हाई ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय से ये वेपन बनता है जिससे ये होता है हल्का और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल।
डे नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी रखता है, कलर डिस्प्ले देता है, डिजिटल जूम का ऑप्शन है, जूम कर सकते हो अपने टारगेट को अगर वो दूर है तो, हॉट कीज, हाई पावर बैटरी, सब कुछ इसमें होता है। ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है वेपन। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉन्डोर्स के बारे में है। इंडियन नेवी ने फॉर्मली कमीशन कर लिया है सेकंड स्क्वाड्रन P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का। स्क्वाड्रन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में कुछ ग्रुप होता है जो या तो बटालियंस का हो सकता है, जैसे पहले जो स्क्वाड्रन्स होते थे वो घुड़सवारों के होते थे। अगर एयरफोर्स की बात करें तो वो फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन हो सकता है या फिर पेट्रोल एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन हो सकता है। गोवा में जो INS हंसा है वहीं पर इसे कमीशन किया गया। इसे बड़ा यूनिक सा नाम दिया गया है, दैट इज कॉन्डोर्स। कॉन्डोर्स एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले कुछ वल्चर प्रजाति के पक्षी होते हैं। ये दुनिया के कुछ लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड्स में से एक होते हैं। मतलब इनका आकार बहुत बड़ा होता है लेकिन ये उड़ सकते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, उसका भी आकार बहुत बड़ा होता है बट वो उड़ नहीं पाता, ये उड़ते हैं और काफी बड़े होते हैं साइज में। इनका जो वेट है मैं आपको बता दूं, इस पक्षी की बात कर रहे हैं कॉन्डोर्स का, वो लगभग 16 kg के आसपास होता है। और अगर ये पूरा पंख फैला लें तो इनकी जो विंग्स का स्पैन आपको मिलेगा वो 3.3 मीटर का मिलेगा। इस पक्षी के बारे में एक खास बात और है कि ये लगभग 5 घंटे तक बिना पंख फड़फड़ाए उड़ सकते हैं। लगभग 172 किलोमीटर एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बिना पंख फड़फड़ाए ही उड़े। चूंकि इनका भार बहुत ज्यादा होता है तो इनको हवा में जाने में समय लगता है, फर्दर उतरने में भी इनको काफी एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार ये हवा में चले गए काफी ऊंचाई पे, फिर ये अपने पंखों को बिना फड़फड़ाए उड़ते रहते हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रांग बर्ड है कॉन्डोर्स, उसी के नाम पे हमने अपने स्क्वाड्रन का नाम रखा है। सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं इस बर्ड के, पावरफुल बर्ड होती है और इसकी पूंछ बहुत ही शार्प होती है जो इसको बहुत देरी तक उड़ने में मदद करती है। तो जो इस बर्ड की माइट है वही सिंबलाइज करता है हमारा ये स्क्वाड्रन, जो कि बहुत ही ताकतवर होगा और कैपेसिटी वाला होगा। ये गेम चेंजर एयरक्राफ्ट पोटेंट है, यानी कि शक्तिशाली है मैरीटाइम सर्विलांस के लिए, स्ट्राइक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, टारगेटेड डेटा और वेपन प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर करने के लिए, क्रिटिकल सर्विलांस के लिए, जिसका इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही कर पाएंगे। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 316 ये P8I एयरक्राफ्ट के जरिए ऑपरेट होता है। ठीक है, इसे हमने 2016 में जो एक ऑपरेशनल क्लॉज था USA के साथ, जिसमें हमने उनके साथ $1 बिलियन की डील साइन करी थी, उसी के तहत हमने स्क्वाड्रन तैयार किया है। इसमें जो भी डिलीवरीज होने वाली थी उनको बोइंग ने हाल ही में कंप्लीट किया है। बोइंग एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक प्रपोजल को भी अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत हम 6 और P8Is खरीदने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं अमेरिका से। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, स्पेस वेपनाइजेशन। अब यहां पर आपको याद रखना है कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक है मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, जहां पर आप अपने कमांड कंट्रोल सेंटर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस की यूनिट्स को स्टैब्लिश करते हैं आउटर स्पेस में कुछ सैटेलाइट्स के थ्रू। ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर ये आपकी कन्वेंशनल बैटल में हेल्प करेगा। ये है मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, जहां पर आप कुछ ऐसी सैटेलाइट्स डेवलप करेंगे जिससे आप दुश्मनों के ऊपर निगरानी रख सकें। बट जब आप अपने वेपन्स को आउटर स्पेस में, हेवनली बॉडी में प्लेस करते हैं तो ये होता है स्पेस वेपनाइजेशन, जहां पर आप हथियार वहां पर छुपा रहे हैं या कुछ ऐसे हथियार बना रहे हैं जो ट्रांजिट करते हैं स्पेस के थ्रू और ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्पेस में रखे हुए टारगेट्स जैसे सैटेलाइट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीजों को। तो यहां ये प्रोसेस कहलाएगा आपका स्पेस वेपनाइजेशन। अब क्यों कोई पर्सन स्पेस वेपनाइजेशन करना चाहेगा? आप सभी को पता होगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इन्हें रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करना पड़ता है, इनकी स्पीड को मैच करना पड़ता है, तो इनको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है किसी भी कंट्री में। अब इसी चीज के काउंटर के लिए लोग अपने वेपन्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस में। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि आप अपनी सैटेलाइट्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं एंटी सैटेलाइट जो आपकी मिसाइल्स हैं उनसे भी, तो इस वजह से भी यहां पर स्पेस वेपनाइजेशन देखने को मिल रही है। तीसरा, कंट्रीज अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे लैंड, सी और एयर में तो सभी ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली है, जैसे USA ने, चाइना ने।
बट अब स्पेस में भी अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेस वेपनाइजेशन किया जा रहा है। तो ये 3 कारण हैं जिसको आपको याद रखना है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो आप इसे इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो किसी भी ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल प्लेन में मूव कर रही है। अब इसमें आप इंटेंशनली कुछ ऐसे हथियार रख देते हैं जिससे आप या तो किसी की सैटेलाइट के सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं या उनके स्पेस एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सभी आपके काउंट होंगे स्पेस वेपनाइजेशन के अंडर। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इस बात की पुष्टि की है कि ये एक अलग ही थ्रेट क्रिएट करने वाला है आने वाले समय में दुनिया के लिए। अब भारत भी इस फ्रंट पे क्या कर रहा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि 1962 में हमने डॉक्टर साराभाई और रमन नाथन की अध्यक्षता के अंडर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को डेवलप, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। बाद में 1969 में इसका नाम बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में 2019 में हमने डिफेंस स्पेस एजेंसी को डेवलप किया है, जो कि एक हमारा फुल फ्लेज एरोस्पेस कमांड है। इसके अलावा हमने एस्टैब्लिश किया है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इस एरिया में R&D को कंडक्ट करेगा और हमारी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी को डेवलप करने में मदद करेगा। अगर बात की जाए, कुछ ऐसे ग्लोबल फ्रेमवर्क भी एग्जिस्ट करते हैं जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे आपको याद रखना है, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है जो 1967 में आई थी। ये आपकी ट्रीटी UN की है और यहाँ पर यह कहा गया था कि हम आउटर स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीसफुल यूज के लिए करेंगे या लोगों के कल्याण के लिए करेंगे। साथ के साथ इसमें यह भी कहा गया था कि किसी एक देश का राज नहीं है इस आउटर स्पेस पे, मतलब किसी एक का आधिपत्य नहीं है इस आउटर स्पेस पे। इसके अलावा आपको याद रखना है ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग एक्टिविटी ऑफ स्टेट इन एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। इसमें यह कहा गया है कि आप मून और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे किसी भी तरह के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को नहीं रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि डील करता है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से। अभी हमने अपने पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया है और इसके बारे में प्रपोज किया गया था 26/11 के अटैक के बाद, जो कि 2008 में हुआ था। साथ के साथ आपको याद रखना है कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इस चीज़ के लिए रिकमेंड किया था। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि भारत में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और सिक्योरिटी एजेंसीज। अब इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कम देखने को मिलता है और इनके ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है, तो इस वजह से हमें दिक्कत हो जाती है अपने कोस्टल एरिया को मैनेज करने में। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में गवर्नमेंट को गाइड करेंगे। साथ के साथ आपको भारत के कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सागर। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जहां पर हम इंडियन ओशन पॉलिसी को अपनी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग जो पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वाइड शिपिंग एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट को भी हमने साइन कर रखा है। साथ के साथ हमने कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। हमने मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश की है ऑपरेशन सागर 1, सागर 2 के तहत कोविड के टाइम पे। और यहाँ पर हमारी कोशिश ये भी रही है कि हम इंडियन ओशन रीजन में नेट सर्विस प्रोवाइडर हों और इसके लिए हम बहुत सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।